गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज बता देंगे सब लोग। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर? सब क्लियर? ओके। चलिए, सो आज फिजिक्स का हम लोग टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, टॉपिक क्लास 9th की एनसीईआरटी का। आप सोच रहे चैप्टर 9 लिखा है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी का टॉपिक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन के बाद ये टॉपिक और बेहतर समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, सो टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि हमको फोर्स पढ़ने हैं, हमको लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, ये दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आए होंगे कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। याद है? अगर स्कूल में थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद है तो ये डेफिनेशन हम लोग स्कूल से पढ़ते आए थे कि फोर्स क्या है, बल क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला पुश या पुल। आप किसी को पुश कर रहे हैं यानी धक्का दे रहे हैं, या पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यही क्या है? यही फोर्स है। ठीक है, बट इससे कुछ चीज स्पष्ट नहीं होती है ना। तो एनसीईआरटी, क्लास 9 की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से बताती है, एक एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, यहाँ पर दो प्लेयर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्लेयर्स हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं। ये फुटबॉल पहले रेस्ट पर थी, ये फुटबॉल पहले रेस्ट पर थी, है ना। और इस प्लेयर ने अपनी लात मारी, जिससे ये फुटबॉल क्या आ गई? रेस्ट से मोशन में आ गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकती है? क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकती है? कहिएगा हाँ मैम। तो फोर्स का पहला असर क्या है कि मैम विश्राम अवस्था से गति में ला सकती है, रेस्ट से मोशन में ला सकती है। ठीक है, दूसरा प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, दूसरा प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, और ये प्लेयर क्या कर रहा है? अपने पैर से इस फुटबॉल को रोक दे रहा है। ये दूसरा प्लेयर अपने पैर से इस फुटबॉल को रोक दे रहा है। तो इसका मतलब है क्या हुआ? उल्टा हुआ। मैम लुढ़कती हुई गेंद इस प्लेयर के पास आई और इसने अपनी पैर लगाकर उस बॉल को रोक दिया। मतलब फोर्स का दूसरा असर क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट पे ले आया। ये ऑब्जेक्ट को क्या किया? मोशन से रेस्ट पे ले आया। ठीक है, तीसरी घटना फोर्स क्या कर सकती है? आप देखिए भाई, यहां पर बैट से मारा जा रहा है, यहाँ पर बैट से मारा जा रहा है। ऐसे केस में क्या हो रहा है? क्या बॉल की दिशा बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है? कहिएगा बिल्कुल। तो फोर्स का तीसरा असर क्या है? फोर्स का तीसरा असर है डायरेक्शन चेंज होना, यानी कि दिशा में बदलाव होना। दिशा में क्या होना? दिशा में बदलाव होना। और ये चौथा प्लेयर गुस्से में क्या कर रहा है? गुस्से में कोल्ड ड्रिंक की कैन को, कोल्ड ड्रिंक की कैन को ऐसे करके मोड़ रहा है। गुस्से में ऐसे कोल्ड ड्रिंक की कैन को ऐसे मोड़ रहा है। तो इसका चौथा असर क्या है? बताइएगा जरा, चौथा असर क्या है? चौथा असर है शेप में चेंज करना, आकार में बदलाव करना। तो अब बताओ हमको कि क्या फोर्स बस पुश और पुल है? क्या फोर्स किसी चीज में बस पुश और पुल है? नहीं। तो बचपन में जो आप परिभाषा पढ़े हैं वो परिभाषा एक्चुअली अधूरी है। फोर्स सिर्फ पुश और पुल नहीं है। इनफैक्ट 11th क्लास की एनसीईआरटी इसको बेहतर डिफाइन करती है कि फोर्स ऐसी चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को बदल सकती है। सिर्फ पुश और पुल नहीं है, ये मोशन के स्टेट को, गति की अवस्था को बदल सकती है। ठीक है, गति की अवस्था को बदल सकती है, मतलब कि रेस्ट से मोशन में ला सकती है, मोशन से रेस्ट में ला सकती है, दिशा बदल सकती है, शेप बदल सकती है। ये सब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। ये सब क्या है आपके सामने? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्लियर है ये बात? सो इसीलिए बेहतर होगा कि आप ये परिभाषा पढ़ें। एक ऐसा इंटरैक्शन है, एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट का जो स्टेट है वो बदल जाता है। अब हमेशा याद रखना कि फोर्स इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन का मतलब क्या है? हमेशा इंटरैक्शन के लिए दो लोग चाहिए। हम कहते हैं कि हम आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। इंटरैक्ट का मतलब क्या है? आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। इंटरैक्शन के लिए हमेशा दो लोग चाहिए।
ऐसे ही हम कहते हैं फोर्स इंटरैक्शन है। तो फोर्स के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स लगने के लिए भी कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। ठीक है, फोर्स लगने के लिए भी कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के साथ फोर्स लग जाएगा, नहीं, फोर्स लगने के लिए भी आपको कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला पहले से पढ़े होगे, अभी भी लिख लो, हम देखेंगे कि फोर्स का ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से। ठीक है, फोर्स का अपना ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है, a क्या है, एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है। हमको जरा ऐसा यूनिट बताओ क्या होगी मास की। कहोगे मैम मास की ऐसा यूनिट केजी होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड होती है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या केजी मीटर पर सेकंड होगी? बिल्कुल होगी। फोर्स की ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होगी, जिसको आप प्यार से न्यूटन भी कहते हैं, जिसको आप प्यार से न्यूटन भी कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन का मतलब है कि अगर 1 केजी ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लग रहा हो? हम आपसे दोबारा पूछ रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन की परिभाषा है जब आप किसी 1 किलो का ऑब्जेक्ट लीजिए, जब आप किसी 1 किलो का ऑब्जेक्ट लीजिए और उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन लगाइए, त्वरण लगाइए, तो ऐसे केस में कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सिंपल बात है। फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए, बिल्कुल। जिस दरवाजे पर पुश लिखा रहता है आप उसको पुश करते हैं, है ना। कई बार आप देखते होगे दुकान वगैरह में जाते हो, लिखा रहता है पुश, और हम लोग खींचते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है ना। तो फोर्स के लिए हमेशा डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी वेक्टर को लिखना है तो आप ऊपर में क्या लगाते हैं, ऊपर में इस तरीके का आप एरो लगाते हैं, ऊपर में इस तरीके का क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। यहां तक की बात खत्म। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे। नेचर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एक सबसे मेन चीज एनसीईआरटी बताती है कि 2 तरीके के फोर्स काम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि फोर्स हमेशा म्यूचुअल होता है, फोर्स हमेशा 2 चीजों के बीच लगता है। फोर्स कभी भी अकेले नहीं काम कर सकता, 2 चीजें चाहिए ही उसके लिए। तो पहले तरीके का फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, ये तभी काम करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, जब 2 चीजें संपर्क में हो। जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन यानी घर्षण, सबसे परफेक्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन यानी घर्षण। तुम इस बॉक्स को आगे खींचे, आगे धक्का दिए, तुम इस बॉक्स को क्या किए, आगे धक्का दिए, आगे धक्का देने के लिए तुमने कोई फोर्स लगाया। अब फ्रिक्शन हमेशा मोशन का दुश्मन है, इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। बात समझ में आई है? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, क्या हमेशा काम करेगी? नहीं, तभी काम करेगी जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है। तुम अपने हाथों को रगड़ो, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर भी घर्षण बल काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा करने से गर्म महसूस होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल तभी काम करता है जब चीजें संपर्क में होती है। और क्या एग्जाम्पल है? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, तुम्हारी मसल्स जो फोर्स लगाती हैं, तुम्हारी मसल्स जो फोर्स लगाती हैं। हम कहते हैं हम मैम डंबल उठा लेते हैं इतना, तुम में से जो भी लोग जिम जाते हैं बेहतर चीज को समझते होगे, मैम हम लोग ऐसे डंबल उठाते हैं, ठीक है, तो वो मसल्स तुम्हारी फोर्स लगा रही है उस पर। ठीक है, तो हमेशा मस्कुलर फोर्स भी तभी होता है जब चीजें संपर्क में हो, तुम्हारे ये पूरा मसल्स उस डंबल के संपर्क में है, तभी मस्कुलर फोर्स लगता है। ठीक है, सो मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। एक टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है कि जब आप किसी चीज को खींचते हैं, मान लो ये मेरी रस्सी है, ये कोई रस्सी है और हम इस रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन फोर्स लगता है। टेंशन फोर्स तब लगता है जब आप चीजों को क्या कर रहे होते हो, जब आप चीजों को खींच रहे होते हो। ठीक है, और खींचने के लिए भी वो चीजें संपर्क में आनी चाहिए। टेंशन फोर्स भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरी तरफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल, असंपर्क बल,
असंपर्क बल का मतलब ही है कि लग तो रहा है दो चीजों के बीच में, लग तो रहा है दो चीजों के बीच में, लेकिन वो दो चीजें कांटेक्ट में नहीं है, वो दो चीजें कांटेक्ट में नहीं है, यही है असंपर्क बल। जैसे अगर अभी हम इस मार्कर को छोड़ दें तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि धरती इसको खींच ली अपने तरफ ग्रेविटेशन के वजह से। क्या मेरा ये पेन और धरती कांटेक्ट में है, संपर्क में है, एक दूसरे को छू रही हैं? नहीं छू रही, फिर भी काम कर रहा है। ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स, असंपर्क बल। परफेक्ट एग्जांपल, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। हम एक चार्ज को यहां रखें, दूसरे चार्ज को इधर रखें, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच लगता है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच लगता है। इसके अलावा हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखें, दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल रखें, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। हमने इनको टच नहीं किया, फिर भी फोर्स आया। कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो ये सब फोर्स तब काम करते हैं जब चीजें कांटेक्ट में नहीं होती। क्लियर है ये बात? बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी में, बट बेसिक चीजों को क्लियर करो, क्योंकि अभी अभी आप देखिएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो कैसे बेसिक क्वेश्चंस में भी क्या होता है, मिस्टेक होता है। ठीक है, सो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट समझ में आ गया। आगे चले, चलिए। एक और तरीका है फोर्स को क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का, वो है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा, सबने ये वाला गेम जरूर खेला होगा जिसको टग ऑफ वॉर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? टग ऑफ वॉर, है ना? इधर से एक टीम खींचती है, इधर से एक टीम खींचती है। जो ज्यादा क्या है, जो ज्यादा प्रभावशाली होगा वो दूसरे की ओर आकर्षित हो जाता है, खींचा चला जाता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, बिना दिशा के काम नहीं करता, इसमें दिशा होती है। आप देखिए ये वाली टीम राइट साइड में फोर्स लगा रही है 300 न्यूटन की, ये वाली टीम लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रही है 300 न्यूटन की। क्या लगता है, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, बराबर चीज है लेकिन विपरीत दिशा में लग रही है। फोर्स बराबर लग रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे? कहोगे बिल्कुल मैम, 300 न्यूटन इधर, 300 न्यूटन इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, जिसके वजह से यहां पर जो नेट फोर्स होगा, जो कुल बल होगा, वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल, संतुलित बल। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल, यानी जहां पर कुल बल कितना है? कुल बल शून्य है। हमको एक चीज बताओ कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या कोई भी टीम जीत पाएगी? इस स्थिति में क्या लगता है, मान लेते हैं इसको टीम ए रखते हैं, इसको टीम बी रखते हैं, किस टीम की जीत होगी? टीम ए की जीत होगी या टीम बी की जीत होगी? क्या किसी की भी जीत होगी? नहीं मैम, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। 300 न्यूटन इधर और 300 न्यूटन इधर कैंसिल हो गया, कोई टीम नहीं जीतेगी। हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुल बल शून्य लग रहा है, तो उसमें उसकी मोशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी भी चीज पे अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है ना, तो उसके स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल का प्रभाव क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स 0 है,
कुल बल शून्य है, उस पर सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा रहेगा। ये मत समझना कि मैम सिर्फ रेस्ट पे रहेगा, नहीं, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसी से चलता रहेगा, 50 से चल रहा है तो उसी से, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। तो नेट फोर्स जीरो या बैलेंस्ड फोर्स लगने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में या अवस्था में बना रहेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ना तो वो बढ़ेगा ना तो कम होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बढ़िया। सेकंड केस, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि टीम ए लेफ्ट साइड में खींच रही है 300 न्यूटन, और टीम बी में सब भाग गया, ये बेचारा अकेला आदमी है, ये खींच रहा है राइट साइड में 100 न्यूटन। क्या लग रहा है? कहोगे कि मैम 300 न्यूटन लेफ्ट साइड में, 100 न्यूटन राइट साइड में, 300 लेफ्ट में और 100 राइट में। इसका मतलब क्या है मैम? यहां पर नेट फोर्स होगा, कुल बल होगा 300 माइनस 100 यानी 200 न्यूटन। यहां पर नेट फोर्स कितना होगा? 200 न्यूटन होगा। किस दिशा में लगेगा मैम? लेफ्ट साइड में लगेगा। कह सकते हो ना, लेफ्ट साइड में लगेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 लोग इसको खींच रहा है। तो यहां पर नेट फोर्स कुल बल कितना है? शून्य है? नहीं, यहां नेट फोर्स कुल बल शून्य नहीं है। अगर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो हम ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? यहां पर नेट फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। कुल बल कितना है? 200 न्यूटन है। यह कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल। अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल। ठीक है। कभी भी आप चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को बदलें, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप उसको रेस्ट पे लाना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं, कोई 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, आप चाहते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगे। किसी भी स्टेट में अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्टेट बदले, उसकी अवस्था बदले, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल ही चीजों की अवस्था बदल सकता है। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल सकता है। ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल सकता है। ठीक है। तो बेटा नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स का मतलब ये है, ऑफ कोर्स अगर ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर नेट फोर्स, बेटा कुछ भी हो सकता है। नेट फोर्स का मतलब क्या है? हम कहते हैं मैम हम इस बिजनेस में 50 रुपया लगाए और हमको 100 रुपया मिला, मतलब कि मेरा नेट प्रॉफिट 50 रुपए का है। ठीक है, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट 50 रुपए का है। मैम हम इस बिजनेस में 50 रुपया लगाए और हमको 50 ही मिला, मतलब मेरा नेट क्या है? प्रॉफिट जीरो है। 50 लगाए 50 ही मिला, मतलब हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो बेटा नेट फोर्स का मतलब है कुल बल। कुल बल शून्य भी हो सकता है, कुल बल शून्य से अलग भी हो सकता है। ठीक है। नेट फोर्स, किसी भी चीज का नेट का मतलब है कुल। कुल संख्या कितनी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जीरो से अलग भी हो सकती है। फोर्स के मामले में अगर नेट फोर्स जीरो है तो वैसा फोर्स अनबैलेंस्ड कहलाता है, असंतुलित कहलाता है, और वो ऑब्जेक्ट को नहीं बदल सकता। ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की अवस्था में बदलाव हो, वो मोशन से रेस्ट पे आए, उसकी वेलोसिटी बढ़े कम हो, कुछ भी आपको बदलाव चाहिए, तो बदलाव के लिए नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? देखो बहुत अच्छे से हम इसका टेबल बना दिए। नेट फोर्स का मतलब क्या है? कि जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। इधर 300 इधर 300, उसमें क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं, नो चेंज, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है। एक बुक एक टेबल पर रखी हुई है। ठीक है। एक टेबल पर बुक रखी हुई है स्थिर, मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, इसी में बदलाव होता है। फुटबॉल को आप मार रहे हैं, फुटबॉल को मार रहे हैं तो वो मोशन से रेस्ट पे आ रहा है।
ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 होता है, अनबैलेंस्ड में शून्य नहीं होता। बैलेंस्ड फोर्स में मोशन में कोई प्रभाव नहीं होता, अनबैलेंस्ड में मोशन में प्रभाव होता है। अब तुमको हम ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन तुमसे डिस्कस करना है। कल ये क्वेश्चन यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे भी गया था, पीवाईक्यू भी है ना, और इसमें लोग कंफ्यूज भी बहुत थे। जरा देखना तो। पीवाईक्यू भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पीवाईक्यू में है। कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ई आंसर दे रहे हैं, यही कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। और आपको इतना एक्सप्लेन हम किए, फिर भी कुछ लोग सी ही आंसर दे रहे हैं। हाँ, चलिए अब सुनिए मेरा बात ध्यान से। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्थिर है, मतलब मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कह रहा है कि आप इसमें कितना फोर्स लगाइए कि ये अपना वेलोसिटी मेंटेन कर सके, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, स्थिर वेग हो। मतलब अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 मीटर पर सेकेंड पर ही चलती रहे। ये कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा मैम जब हम इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। ये तब होगा जब हम इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, संतुलित बल लगाएंगे। संतुलित बल हम क्या बोले थे, जब किसी भी चीज पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही बना रहता है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से है तो उतने से ही चलेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, 100 मीटर पर सेकंड से है तो 100 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। ठीक है, ये तब लगता है जब चीज बैलेंस्ड हो, और बैलेंस तब होता है जब नेट फोर्स 0 है। ठीक है, सिर्फ नेट फोर्स इसका आंसर नहीं होगा। जो भी लोग सी कह रहे हैं वो गलत है बेटा। अभी हम आपको बताए कि नेट फोर्स तो एक क्या कहते हैं, एक टर्म है। नेट फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, नेट फोर्स 0 भी हो सकता है, नेट फोर्स 200 भी हो सकता है। सी आंसर नहीं है, नेट फोर्स तो कुछ भी हो सकता है। तभी आपको हम इतना डिटेल में प्रॉफिट का एग्जांपल दिए कि कभी नेट प्रॉफिट आपका 50 रुपए, कभी नेट प्रॉफिट 0 है। नेट फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, आप नेट फोर्स कैसे आंसर दीजिएगा, है ना। यहाँ आपने देखा नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर नेट फोर्स 200 है। आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी मेंटेन करके चले। अगर ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी मेंटेन करके चलता है तो इसका मतलब है उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है, इसीलिए इसका आंसर ई है। आयोग भी इसका आंसर ई दिया था, उस वक्त भी बहुत कंफ्यूजन था, इसका आंसर 0 होगा या ई होगा। नेट फोर्स, अगर ऑप्शन में नेट फोर्स 0 लिखता तब आप सी लिखते। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी लिखता नेट फोर्स इज 0, तब आप सी आंसर लिखते। आया बात समझ में, ठीक है, यस। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको हम एक नया शब्द सिखाएंगे, और वो शब्द क्या है, वो शब्द है इनर्शिया। वो शब्द है इनर्शिया, जिसका आप एक्चुअली में सीख गए हो, बट थोड़ा सा बेहतर समझोगे। इनर्शिया यानी जड़त्व। इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब है हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। हमको अगर नहीं पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हमको पढ़ना है तो हम पढ़ते ही रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। ये है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का मतलब हमेशा याद रखना, हम नहीं बदलेंगे, मतलब कि अगर हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहेंगे। अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चलते रहेंगे। अगर हम 100 से चल रहे हैं तो वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इनर्शिया जड़त्व का मतलब है हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में हैं तो मोशन में ही रहेंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर तुम चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट इनर्शिया में बना रहे, जड़त्व में बना रहे, तो उस पर कौन सा फोर्स लगाएं, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। इनर्शिया का मतलब है बेटा हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। हम नहीं बदलेंगे। अगर हम इनर्शिया चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इनर्शिया में ही रहे, तो हम उस पर कैसा फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस्ड वाले थप्पड़ मारेंगे,
है ना, कान पे एकदम लगता है ना कि गोबर का लेप लगा के बैठे हुए हो। अरे गधों, बता चुके कि अनबैलेंस्ड फोर्स चीज की अवस्था बदल देता है। इतना अच्छे से समझाने के बाद कुछ लोग जो गोबर लेप के कान में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इनर्शिया मेंटेन करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अगर हमसे नहीं समझे ना बेटा, नहीं समझा पाएगा कोई और टीचर। बहुत क्लियरली बता रहे हैं, जितने वो करके ना शांति रख के और इतना रिलेट करके बता रहे हैं ना, यहाँ नहीं समझे ना तो मत ट्राई करना किसी और से, समझ लेना कि तुम्हारे उसकी नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा ये जवाब आ रहा है तो मतलब है कि तुम लोग समझाने लायक हो ही नहीं, समझे, ये फैक्ट है। बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए। अब फिर कहोगे मैम हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता, हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसे लगता है क्योंकि दिमाग घर पे रख के पढ़ते हो और फिर उल जलूल आंसर देते हो। क्या हम बोले तुमको, इनर्शिया का मतलब है हम जैसे रहेंगे। हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो वैसे ही चलेंगे, 100 से चल रहे हैं तो वैसे ही चलेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, हम आपसे पूछे कि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट अपना इनर्शिया मेंटेन करके रखे तो आप इस पे कैसा फोर्स लगाइएगा। अब आप कहिएगा मैम दो ऑप्शन है मेरे पास, हम लगाएं बैलेंस्ड फोर्स या हम लगाएं अनबैलेंस्ड फोर्स। आप कहीं कि अगर किसी चीज पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाइएगा तो उसका अवस्था बदल जाएगा। अगर आप किसी चीज पर असंतुलित बल लगाइएगा तो उसका अवस्था बदल जाएगा, मतलब उसका इनर्शिया बदल जाएगा नहीं, है ना। इनर्शिया हमको नहीं बदलना है। आप हमसे अभी सवाल पूछिए कि इनर्शिया मेंटेन करना है आपको, आपको इनर्शिया मेंटेन करना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाइएगा, ऐसी स्थिति में आप बैलेंस्ड फोर्स ही लगाइएगा। इनर्शिया मेंटेन करना है, कभी भी आप चाहते हैं कि इनर्शिया बना रहे, आलस बना रहे, तो आप उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगाइएगा, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कोई प्रभाव नहीं। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कोई प्रभाव नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको इनर्शिया को तोड़ना है, अगर आपको इनर्शिया को तोड़ना है, चाहते हो कि इनर्शिया टूटे, चाहते हो कि इनर्शिया टूटे, है ना, आलस को छोड़ना पड़ेगा, है ना, आपको चाहिए होगी मेरी डांट, क्योंकि जब बैलेंस फोर्स लगता है, जब प्यार से बात करते हैं तब तो कान पे जू नहीं रेंगता, है ना, जहां दो डांट पड़ता है फिर सब आंसर सही आने लगता है। तो जब तुम चाहते हो कि इनर्शिया टूटे, इनर्शिया टूटे, ठीक है, तो इनर्शिया टूटने के लिए, इनर्शिया तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, असंतुलित बल चाहिए। इनर्शिया तभी टूटेगा जब उसमें क्या लगेगा, जब उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, असंतुलित बल लगेगा, तभी इनर्शिया टूटेगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आया है। अब भी समझ में नहीं आया तो एक काम कर लेना, सबको रट लेना। सबको क्या कर लेना, सबको रट लेना। ठीक है, चलें आगे, आगे चल सकते हैं, चलिए जी, ओके। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया है हम नहीं बदलेंगे, इनर्शिया है हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे, अगर हम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेंगे, मतलब हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब इनर्शिया क्या होती है ना, इनर्शिया तीन तरीके की होती है। इनर्शिया तीन तरीके की होती है, अभी हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, बीपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आया है इसमें। इनर्शिया तीन तरीके की होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विश्राम का जड़त्व महसूस करते होगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक दो दिन पढ़ाई से ब्रेक लिए हो, कि बहुत थक गए हैं और फिर वापस से पढ़ाई शुरू करने में बहुत मुसीबत आता है, होता है ऐसा, सभी के साथ होता होगा कि कभी कभी बीच में पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं, है ना, और ब्रेक लेने के बाद मैम दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है,
या छुट्टी पर जाते हैं और छुट्टी पर से जब आके, है ना, मान लो कहीं घूमने गए 1 हफ्ते के लिए और फिर वापस आए तो अगले दिन काम पे जाना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी इनर्शिया में आ जाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। अब फिजिक्स में इसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। मान लेते हैं आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और ट्रेन खुल जाता है, हमारे बिहारी भाषा में कहते हैं ट्रेन खुल गया, ठीक है, या ट्रेन चल पड़ी। तो ट्रेन जब चलता है तो क्या महसूस करते हो? ट्रेन जब रुका रहता है तुम भी रुके रहते हो, ट्रेन जब चल पड़ता है तो क्या महसूस करते हो? मैम महसूस करते हैं कि हम ऐसे पीछे की ओर हो जाते हैं। महसूस किए हो कि ट्रेन जैसे ही चल पड़ता है हम ऐसे पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, ये क्यों है और क्या है? यही इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये ट्रेन है, आप ट्रेन में के अंदर बैठे हैं, ठीक है, ये ट्रेन है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन चल पड़ा, ट्रेन चल पड़ा, लेकिन आप वैसे ही रह गए क्योंकि आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हैं। आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हैं, ट्रेन आगे चल पड़ा, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हम पीछे की ओर हो गए। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहता है। ठीक है, कई बार आप बस में देखते हो कि बस में खड़े हो और अचानक से बस वाला ब्रेक लगा देता है, अचानक से बस वाला ब्रेक लगा देता है। उस वक्त क्या होता है? कहोगे मैम उस वक्त होता है कि हम लोग आगे की ओर धकेला जाते हैं। बस वाला अगर अचानक से चलते चलते ब्रेक लगाता है तो आगे की ओर धकेला जाते हैं, फिर हम लोग ऊपर वाला पकड़ कर रुकते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ मोशन में है। तुम और बस दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्रेक लगा, बस रुक गया, ब्रेक लगा, बस रुक गया, लेकिन तुम मोशन में ही रहे, तुम मोशन में ही रहे और इसीलिए आगे की ओर झुक गए। यह है इनर्शिया ऑफ मोशन। तभी तो सीट बेल्ट पहनते हैं हम लोग गाड़ी में बैठते वक्त। गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि बेटा गाड़ी चल रही है, तुम भी मोशन में हो, गाड़ी भी मोशन में है। ब्रेक लगा, गाड़ी रुक गई, लेकिन तुम अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही हो, आगे झुक जाओगे। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, माथा भिड़ जाएगा आगे का शीशा में या आगे का स्टीयरिंग में। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। ठीक है, यस, क्या देखे हो? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, दिशा के जड़त्व में क्या देखे हो? दिशा के जड़त्व में कई बार देखे हो कि अगर ड्राइवर अचानक से गाड़ी राइट में मोड़ता है, ठीक है, राइट में मोड़ता है तो तुम लेफ्ट में झुक जाते हो। खास तौर पे अगर तुम पहाड़ी एरिया पे गए हो गाड़ी से, अगर तुम पहाड़ी एरिया इलाकों में गाड़ी से गए हो तो महसूस किए हो कि मैम अगर गाड़ी राइट साइड मुड़ती है तो हम अपने आप लेफ्ट साइड झुक जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ती है तो क्या होता है? राइट साइड हम झुक जाते हैं। हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो इनर्शिया में रहती है। गाड़ी तो घूम गई, उसका इनर्शिया तो टूट गया, लेकिन तुम्हारा इनर्शिया नहीं टूट पाया। तो ये क्या है? ये आपके 3 टाइप्स के इनर्शिया हैं। ये आपके 3 टाइप्स के इनर्शिया हैं, विश्राम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में आया है, बीपीएससी प्रीलिम्स का एमसीक्यू है, जरा देखना। गाड़ी अगर राइट साइड झुकेगी तो आप किस साइड झुकिएगा? आप लेफ्ट साइड झुकिएगा। ठीक है, सो बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, चलो, अब जब आप इनर्शिया समझ गए तो आप एक्चुअली में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ चुके हो, है ना। अब हमारे चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोग फोर्स समझे, फोर्स के प्रकार समझे,
इनर्शिया पढ़े, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें कि अभी पढ़ने वाले हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का पहला नियम, ठीक है, गति का पहला नियम। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 100 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, मतलब जैसा है वैसा ही बना रहेगा, मतलब कि इनर्शिया बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उसका इनर्शिया टूटे तो उस पर कैसा बल लगाना होगा? असंतुलित बल। वापस से इनर्शिया वाले स्लाइड पर आओ। हम क्यों तुमको इनर्शिया में ये सवाल पूछे थे कि इनर्शिया बना रहे, जैसा है वैसा ही रहे, रेस्ट में है तो रेस्टे में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जड़त्व बना रहे, इनर्शिया बना रहे, तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा? उसका लगेगा बैलेंस्ड फोर्स। उस पर क्या लगेगा? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इनर्शिया टूटे तब उस पर कैसा फोर्स लगना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। सो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है बेटा? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट विश्राम में है तो विश्राम में ही रहेगा, एक समान वेग में है तो एक समान वेग में ही चलता रहेगा, जब तक कि उस पर असंतुलित बल काम ना करे। एन ऑब्जेक्ट at rest will continue to be in rest, in motion will continue to be in motion unless and until acted upon by unbalanced force। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका इनर्शिया टूटे, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है आपके न्यूटन का पहला नियम, यानी अभी तक आप जो पढ़ते आए हो वही न्यूटन का पहला नियम है। इसका एग्जाम्पल, इसका सारा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए अभी, ठीक है। ट्रेन चलते ही आपका पीछे झुक जाना, चलती हुई बस रुकने पर आगे झुक जाना, सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है। आप इनर्शिया के जितने एग्जाम्पल पढ़ते आए है ना, सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तुम में से सबके घर में कारपेट तो होगा, कारपेट को कभी झाड़े हो बहुत दिन के बाद? देखो, मान लो कि ये कारपेट है ना, ये कारपेट है और हम इस कारपेट को ऐसे पीट पीट कर झाड़ रहे हैं, ठीक है। कारपेट को पीट पीट कर झाड़ते हो तो क्या निकलता है? देखते हो कि मैम उससे धूल जो है वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। क्यों निकला? क्योंकि पहले कारपेट और धूल दोनों रेस्ट पे थे, दोनों रेस्ट पे थे। जब तुम इसको पीटे तो कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन धूल रेस्ट पे ही रहा, क्योंकि धूल इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। धूल रेस्ट पे ही रहा और उस वजह से धूल नीचे गिर गया, उस वजह से धूल नीचे गिर गया। और देखो एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी दी है, ये एनसीईआरटी का ही तस्वीर है। यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर एक कार्डबोर्ड में एक सिक्का रख दिया है, कार्डबोर्ड में सिक्का रख दिया है और इसने ऐसे मारा है। पहले क्या था बेटा? पहले कार्डबोर्ड और सिक्का दोनों रेस्ट पे था। तुम जब ऐसे हाथ मारे तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का इनर्शिया पे ही रहा, सिक्का इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहा, जिसके वजह से वो ग्लास में जाके गिर गया। ग्लास में जाकर क्या हो गया? ग्लास में जाकर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ? कैरम बोर्ड सब लोग खेलते हो, ठीक। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आप स्ट्राइकर से इधर निशाना मारते हो, स्ट्राइकर से बीच में निशाना मारते हो तो ये सारे के सारे कॉइन्स गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम स्ट्राइकर से निशाना मारे तो बीच वाला जो सबसे नीचे जो सिक्का है वो तो मोशन में आ गया, बट बाकी सिक्के रेस्ट पे ही रहे और उस वजह से सब नीचे गिर गए। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हैं। किसके हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ, ठीक है। एक और लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत प्यारी दी हुई है, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। इनर्शिया जो है, जड़त्व जो है, वो द्रव्यमान
को नापता है। मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया जो है, उसकी इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें किसका इनर्शिया ज्यादा है, इसमें किसका इनर्शिया ज्यादा है? रबर की गेंद और पत्थर, किसका मास ज्यादा है? कहोगे मैम पत्थर का मास ज्यादा है, तो पत्थर की इनर्शिया ज्यादा होगी। साइकिल और ट्रेन, ट्रेन का मास ज्यादा है, ट्रेन की इनर्शिया ज्यादा होगी। 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए के सिक्के का मास ज्यादा है, इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगली क्वांटिटी जो हमको पढ़नी है, यहां पर अगली राशि वो पढ़नी है मोमेंटम, यानी कि संवेग। मोमेंटम को हम लोग पी से दिखाते हैं, मोमेंटम को हम लोग पी से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, यानी किसी भी चीज का मास और इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। और ये भी याद रखिएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है आपकी? ये भी सदिश राशि है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इसमें भी क्या लगती है? इसमें भी दिशा लगती है। क्या लगता है, क्या मोमेंटम मास पर डिपेंड कर रही है? क्या मोमेंटम मास पर डिपेंड कर रही है? कहोगे हाँ मैम कर रही है। मोमेंटम भी मास पर निर्भर कर रही है, मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर कर रही है। ठीक, तो मोमेंटम दोनों पर निर्भर करिए। मोमेंटम आपको हम क्यों समझाए? इनर्शिया समझाए ताकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझा सके। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मोमेंटम आपको हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मोमेंटम से ही रिलेटेड है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वारा दिया गया दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मेरा बात ध्यान से सुनना। संवेग बदलने की दर, संवेग बदलने की दर किसके समानुपाती है? बल के समानुपाती है। ठीक है, बल के क्या है? बल के समानुपाती है। ठीक है, अब ये समझिएगा ध्यान से कि रेट ऑफ चेंज, रेट फिजिक्स में किसी भी परिभाषा में अगर रेट लिखा जाए, दर लिखा रह जाए, मतलब नीचे आप क्या लिखते हैं? नीचे आप टाइम लिखते हैं, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो कभी भी रेट लिखा रहता है ना डेफिनेशन में, तो नीचे टाइम लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो किसी भी परिभाषा में रेट लिखा है या हिंदी में दर लिखा है, मतलब नीचे समय लिखिएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा? चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग बदलना। ठीक है, संवेग बदलना मतलब, संवेग बदलना मतलब पहले का संवेग कुछ और, बाद का संवेग कुछ और। ठीक है, तो बाद का संवेग mv मान लेते हैं, पहले का संवेग mu मान लेते हैं। शांभवी पूछ रही है मैम वेलोसिटी और मोमेंटम सेम है? हाँ, कैसे सेम हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी में सिर्फ v होगा, मोमेंटम को स्पीड कैसे बोल दोगी? स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है, सिर्फ अंतर है कि स्पीड में दिशा नहीं लेते, वेलोसिटी में दिशा लेते हो। मोमेंटम में आप मास और वेलोसिटी दोनों को क्या कर रहे हो? क्रॉस कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम कैसे होगा? ठीक है, संवेग बदलने की दर, बेटा कभी भी मास नहीं बदलेगा, मास कभी नहीं बदलेगा, इसीलिए मास को हमने सेम रखा, वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, तो बाद का मोमेंटम ये हो गया, पहले का मोमेंटम ये हो गया। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब यहां पर बेटा मास कॉमन निकाल लो, v माइनस यू बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ऐसा ही कुछ बना। ठीक है, अब आपको याद होगा ये क्या है? v माइनस यू बाई टी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं कि नहीं? v माइनस यू बाई टी को ही एक्सेलरेशन कहते थे, बिल्कुल।
तो क्या लगता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कहां से आया? फोर्स का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से ही आया। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से ही आया। F इज इक्वल टू ma। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फोर्स का फॉर्मूला कहां से आया? न्यूटन के सेकंड लॉ से आया। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? संवेग बदलने की दर, है ना, संवेग बदलने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मोमेंटम में जितना बदलाव है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मोमेंटम में ज्यादा बदलाव करोगे ज्यादा फोर्स लगेगा, मोमेंटम में कम बदलाव करोगे कम फोर्स लगेगा। अब इसका एप्लीकेशन समझाते हैं। इसके एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस पर क्या बनते हैं? इसके एप्लीकेशंस पर बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर एक फील्डर को क्या करना है, गेंद पकड़नी है, तो वो गेंद ऐसे नहीं पकड़कर हाथ पीछे रखकर पकड़ता है। ठीक है, यहां पर ऐसे नहीं पकड़कर हाथ पीछे रखकर पकड़ता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि इसको न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे जानकारी है। न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे जानकारी है। कहिएगा कैसे मैम, थोड़ा समझाइए क्लियरली, है ना। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से लिखिएगा, समझेंगे यहाँ पर। बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? संवेग बदलने की दर, मोमेंटम में जितना बदलाव है और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम में ज्यादा बदलाव करोगे ज्यादा फोर्स लगेगा, मोमेंटम में कम बदलाव करोगे कम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पर कि यहाँ टाइम नीचे है, फोर्स ऊपर है ना। यहाँ पर टाइम नीचे है, फोर्स ऊपर है, मतलब दोनों में उल्टा रिश्ता है ना। एक चीज नीचे है, एक चीज ऊपर है। जब आप बॉल को ऐसे पकड़ रहे हैं तो समय कम लग रहा है। ठीक है, जब बॉल को सीधे पकड़ रहे हैं तो समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अगर समय कम लग रहा है तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना बेटा। अगर समय कम लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है और फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। जब आप हाथ को पीछे खींच रहे हैं तो आपको समय ज्यादा लग रहा है, बॉल को आपकी हाथ में आने के लिए समय ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स कम लगेगा और आपको चोट भी कम लगेगी। फोर्स कम लगेगा और आपको चोट भी क्या लगेगी? कम लगेगी। ठीक है, सो इस स्थिति में चूंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, इस वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम लग रहा है। और पूरी चीज अगर कम हो गई, अगर पूरी चीज कम हो गई तो फोर्स भी क्या लगेगा? फोर्स भी कम लगेगा और चोट भी कम लगेगी। इसीलिए एक फील्डर क्या करता है? इसीलिए एक फील्डर अपने हाथ को ऐसे पीछे खींचता है। एक और एग्जांपल देखो, सब लोग लॉन्ग जंप हाई जंप किए हो स्कूल में? लॉन्ग जंप हाई जंप किए हो स्कूल में? अगर ऐसा लॉन्ग जंप हाई जंप किए होगे तो देखे होगे कि हम लोगों को गिरना होता था। ठीक है, कूदते हुए गिरना होता था और जब हम गिरते थे तो यहाँ पर या तो कोई गद्दा लगा रहता था या यहाँ पर बालू बिछा देते थे, सीधे जमीन पर नहीं गिरते थे हम। जब हम जिस चीज पर गिरते थे या तो सैंड होता था, रेत होती थी, या कोई मैट्रेस होता था या कोई गद्दा होता था। ठीक है, क्यों जमीन पर क्यों नहीं गिरते थे? क्योंकि जमीन मोटी होती है, जमीन बिल्कुल सख्त होती है, हार्ड होती है, फट से जमीन पर गिर जाओगे। अगर तुम जमीन पर गिर जाते ना तो टाइम ज्यादा लग जाता, जमीन पर गिरते तो क्या लग जाता, सॉरी जमीन पर गिरते तो टाइम कम लगता, और टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, है ना। तुम सैंड या मैट्रेस, बालू या गद्दे पर गिरते हो तो उसमें धस जाते हो, उसमें क्या होता है? उसमें धस जाते हो, धस जाते हो तो गिरने में समय ज्यादा लगता है, गिरने में समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लगता है? कम लगता है, फोर्स भी कम लगता है और इसीलिए चोट भी कम लगता है। क्योंकि तुम धस जाते हो, धस जाते हो तो समय ज्यादा लग जाता है, और समय ज्यादा
तो फोर्स कम। ठीक, ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी में। यहां देखो, यही 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया था। ये एग्जाम्पल कर लिए, ये कर लिए, अब ये तीसरा तुमसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ के छोड़ दी है। एनसीईआरटी कही है कि कराटे प्लेयर कैसे अपने हाथ से बर्फ की पूरी सिल्ली तोड़ देता है। ऐसा क्या करता है? कराटे प्लेयर कैसे पूरी की पूरी सिल्ली अपने हाथ से तोड़ देता है, ऐसा क्या कर देता है वो? ठीक है, तो देखते हो वो क्या करता है। ये तो ट्रेन होता है, आप और हम नहीं कर सकते, ये लोग ट्रेन होते हैं। ये अपना हाथ ऐसे लाते हैं और अचानक से हाथ रोक देते हैं। इधर से हाथ लाए और अचानक से बर्फ की सिल्ली के पास हाथ लाके रोक देते हैं। उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि मोमेंटम में अचानक से बदलाव कर दिए। यहां हाथ स्पीड में चल रहा था और अचानक से 0 कर दिए स्पीड को। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ? मोमेंटम में बदलाव बहुत हुआ। यहां पर हाथ अचानक से रोका जाता है, हाथ अचानक से रोका जाता है, जिस वजह से मोमेंटम में बदलाव ज्यादा होता है। क्योंकि पहले 10 मीटर पर सेकेंड से ला रहे थे, अचानक से 0 कर दिए, मोमेंटम में ज्यादा बदलाव। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि मोमेंटम में जितना ज्यादा बदलाव उतना ज्यादा फोर्स। तो मोमेंटम में बदलाव ज्यादा, इसीलिए फोर्स ज्यादा। और फोर्स ज्यादा लगने से क्या होगा? बर्फ की सिल्ली टूट जाएगी, बर्फ की सिल्ली टूट जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना। बहुत बढ़िया। संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है ताकि फोर्स कम लगे और चोट कम लगे। ठीक है, बिल्कुल सब सही समझे। ओके, एक ये क्वेश्चन देखिएगा, फिर से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था एग्जाम का और बहुत लोग इसमें गलती किए थे। एक बार इस क्वेश्चन को देखना, बहुत लोग इसमें गलती किए थे। पीवाईक्यू था, पहला वाला भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, और इसमें लोग गलती किए। एक बार ट्राई करो, फिर बताते हैं। दिल्ली इस बार लग रहा है डूब जाएगा, रोज इतना बारिश हो रहा है ना, इतना गंदा मौसम हो गया है। चलो अब हम बता रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हमको फोर्स की फॉर्मूला मिली है, F इज इक्वल टू एम ए। आपसे पूछ रहा है कि एक्सलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्सलरेशन बराबर है F बटे m। यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्सलरेशन किसके बराबर है? F बटे m। या हम कह सकते हैं ये बराबर है F इंटू 1 बटे m। दोनों सही है। F बटे m या F इंटू 1 बटे m। अब हमको एक बात बताओ, तुमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है। तुम कहोगे कि मैम यहां पर एक्सेलरेशन फोर्स के भी समानुपाती है और मास के उल्टे के भी समानुपाती है। फोर्स के तो समानुपाती है ही, ठीक है, क्योंकि ये भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है, और मास का उल्टा है। मास सही नहीं है, इनवर्स ऑफ मास भी है। बेटा इसको 1 बटे m भी तो लिख सकते हैं ना, इसको 1 बटे m भी तो लिख सकते हैं। अगर तुमसे कहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तब तुम कहते गलत। सी ऑप्शन में क्या देख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ मास, मतलब मास के उल्टा। हाँ भाई, मास के उल्टे के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ए भी सही है और सी भी सही है। तभी आयोग ने इसका आंसर डी दिया था और सब ए चिल्ला रहे थे। आयोग गलत नहीं दिया था, बिल्कुल सही दिया था।
ठीक है, बिल्कुल सही था, क्योंकि इनवर्स ऑफ मास लिख दिया, इनवर्स ऑफ मास लिख दिया, तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, सो क्यूट क्वेश्चन। चलिए जी, अब आते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ पे। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? कर भला तो हो भला। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? कर भला तो हो भला। मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, टिट फॉर टैट, एकदम सही। हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो मान लो सबने क्या बंदूक चलाई है क्या? अगर सबने बंदूक चलाई है तो ये जानते हो कि बंदूक चलाना इतना छोटा काम नहीं है। जब आप बंदूक चलाते हो तो कई बार आप खुद पीछे गिर जाते हो। कई बार क्या होता है, कई बार आप खुद पीछे गिर जाते हो। ठीक है, समझाते हैं। ये देखो, ये है बुलेट यानी बंदूक, ये है इसके अंदर की, अरे यार उल्टा काहे लिख रहे हैं, दिमाग पागल हो गया, रुक जाओ। ये है बुलेट, ये है गन। ठीक, तो जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप किसी को शूट कर रहे होते हैं, किसी को गोली मार रहे होते हैं, तो बुलेट बाहर निकलती है, गन से बुलेट बाहर निकलती है। गन से क्या होता है, बुलेट जो होती है वो बाहर निकलती है, गोली जो है वो बाहर निकलती है। तो गोली पर क्या लगा बेटा? गोली पर एक्शन लगा। गोली पर क्या लगा? गोली पर एक्शन लगा। हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो गोली पर क्या लगा? एक्शन लगा, जिसको आप क्रिया कहें। ठीक है, और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया कहने का मतलब क्या है कि जो गन है, गन पर क्या लगेगा? गन पर रिएक्शन लगेगा, मतलब प्रतिक्रिया लगेगी। और ये प्रतिक्रिया किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन पे लगेगी। इसी वजह से कई बार जब आप बंदूक चलाते हैं तो खुद ही पीछे फेंका जाते हैं। बंदूक चलाए और खुद ही पीछे फेंका गए, क्यों? क्योंकि गोली पर क्रिया लगी, बंदूक पर प्रतिक्रिया लगी, जिससे आप क्या हुआ, जिससे आप पीछे फेंका गए। समझे? तो हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग चीजों पर काम करेंगे। अगर गोली पर एक्शन काम कर रहा है तो गन पर रिएक्शन काम कर रहा है। ठीक, हमेशा याद रखना, एक्शन रिएक्शन अलग बॉडी पर काम करेंगे, विपरीत दिशा में काम करेंगे, लेकिन फोर्स सेम होगा। ठीक है, फोर्स सेम होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि फोर्स सेम होगा। क्या होगा? फोर्स सेम होगा। अगर इस पे 5 न्यूटन है तो इस पर भी 5 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन भी सेम होगा? क्या एक्सेलरेशन भी सेम होगा? बेटा F इज इक्वल टू एम ए, तो A का मतलब क्या है? F बटे m। क्या लगता है मैम, एक्सेलरेशन ऊपर है, मास नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन और मास में उल्टा रिश्ता है। एक्सेलरेशन और मास में उल्टा रिश्ता है, मतलब जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तभी तो गोली इतने एक्सेलरेशन से चलती है कि तुम्हारे सीने को छल्ली कर देती है। ठीक है, क्या बोले हम? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट चीजों पर काम करते हैं। जैसे अगर हम गोली चला रहे हैं तो जो बंदूक से गोली निकल रही है वो गोली पर एक्शन लग रहा है। ठीक है, वापस से लिख लो कि मैम ये रही बंदूक, ये रही गोली, बुलेट। अगर इस बुलेट पर एक्शन लग रहा है तो गन पर क्या लगेगा? गन पर रिएक्शन लगेगा। ठीक है, आप देख रहे हो एक्शन रिएक्शन अलग बॉडी पर काम कर रहा है, विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अगर ये आगे की ओर कर रहा है तो ये पीछे की ओर कर रहा है।
ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, बराबर का मतलब है क्या बराबर बेटा? बराबर मतलब फोर्स बराबर। अगर इस पर 5 न्यूटन लग रहा है तो इस पर भी 5 न्यूटन ही लगेगा, फोर्स बराबर। लेकिन क्या एक्सेलरेशन बराबर होगा? आप कहिएगा मैम एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास में उल्टा रिश्ता है, ठीक है। बुलेट का मास कम है, भाई गोली तो हल्की होगी ना, बंदूक भारी होगी, गोली तो हल्की होगी, ठीक है। गोली का मास कम है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ज्यादा होगा, ठीक है। गन का चूंकि मास ज्यादा है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। यहां तक की सारी चीज को एक टेबल में आपके लिए समराइज कर दिया गया है। अब हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम किस पर आएंगे? अब हम क्वेश्चंस पर आएंगे। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाकी है, पर अभी हम पहले आपको इतनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं। जरा आइए और इन क्वेश्चंस को आंसर करिए, जरा आइए और इन सवालों को हल करिए, आंसर करिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा पे चल रहा है ना, तो कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? सीधी रेखा में चल रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, सीधी रेखा में चल रहा है एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन त्वरण का मतलब क्या होता है? कहिएगा मैम एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग बदलने की दर, वेग बदलने की दर। तो अगर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि या तो स्पीड बदल रही होगी या वेलोसिटी बदल रही होगी। तो ये दोनों तो बदलेगी ही, ये दोनों तो बदलेगी, ये दोनों बात तो सही है, ठीक है। क्योंकि लिखा है ऑब्जेक्ट चल रहा है सीधी रेखा में एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन के साथ। जरा सी स्टेटमेंट देखो, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। भाई सीधी रेखा में चल रहा है, क्या धरती से दूर जा रहा है? धरती से दूर जा रहा है? नहीं मैम, यहाँ तो आप लग रहा है धरती पर ही चला रही है, धरती से दूर कहाँ जा रहा है? ये हमेशा पृथ्वी से दूर चला जाता है? नहीं, हमेशा थोड़ी पृथ्वी से दूर जा रहा है, अभी तो हम धरती पर ही चला रहे हैं। यही आपसे पूछा था कौन सी बात सही नहीं है, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा विभिन्न डिफरेंट बॉडीज पर काम करती है ना। आपको हम बताए कि अगर गोली पर क्रिया है तो बंदूक पर प्रतिक्रिया होगी और विपरीत दिशा में काम करती है। हम्म, क्या कह रहा है कि फुटबॉल के गेम में पीछे हाथ क्यों करता है? ठीक है, पीछे हाथ इसीलिए करता है। सी, अरे नहीं भाई, सी नहीं होगा। सी तब होता जब कम समय में होता, ठीक है। सी तब होता जब वो कम समय में ऐसे पकड़ लेता। जब वो ऐसे पकड़ रहा है मतलब उसको समय ज्यादा लग रहा है, ताकि मोमेंटम कम हो जाए, और मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, फोर्स कम तो चोट भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म,
इनर्शिया का मतलब क्या है? हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। मंद बुद्धि लिख दिया है रिटार्डेड को। वर्दी, ओहो। चलिए, क्या कह रहा है आपसे कि आप एक मूविंग ट्रेन में हैं, आप एक मूविंग ट्रेन में हैं, मतलब आप ट्रेन में हैं और ये ट्रेन सीधी जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने एक सिक्का ऊपर उछाला, आपने एक सिक्का ऊपर उछाला, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ कि अगर ट्रेन रुकी रहेगी तो क्या होगा? अगर ट्रेन रुकी रहती तो मैम अगर हम सिक्का उछालते तो सिक्का वहीं पर गिर जाता। अगर ट्रेन रुकी रहती, अगर ट्रेन रुकी रहती तो हम भी रेस्ट पे, ट्रेन भी रेस्ट पे, हम सिक्का जहां उछालते सिक्का वहीं गिर जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है चलती ट्रेन में, चलती ट्रेन में। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन आगे चल रहा है, ट्रेन आगे चल रहा है ना। आप सिक्का उछाल रहे हो और जब तक वो नीचे आएगा तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी होगी, तब तक ट्रेन क्या होगी, तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी होगी, इसीलिए सिक्का पीछे गिर जाता है, ठीक है। इसीलिए सिक्का क्या होता है? पीछे गिर जाता है। इसका मतलब है कि ट्रेन आगे चल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। रिटार्डेड का मतलब क्या है? कि उसकी स्पीड कम हो गई। रिटार्डेड का मतलब क्या है? उसकी स्पीड कम हो गई। तो कह रहा है कि चलती ट्रेन में आप सिक्का उछालते हैं तो सिक्का जहां आपने उछाला उससे पीछे गिरता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन आगे चल पड़ी। अगर ट्रेन रुकी रहती तो जहां सिक्का उछालते वही सिक्का गिर जाता, वही सिक्का गिर जाता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। यूनिफॉर्म और रेस्ट एक ही बात है ना खुशबू? या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहता या रेस्ट में रहता तो सिक्का जहां था वहीं गिर जाता इनर्शिया के वजह से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है 2 किलो का, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। आप चाहते हैं कि उसी वेलोसिटी से बनी रहे। सी वालों थप्पड़ मारो अपने मुंह पे जोरदार मेरे तरफ से। बेटा जैसा है वैसा ही रहे, जैसा है वैसा ही रहे। ये तब पॉसिबल होता है जब उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। कह रहा है कि वस्तु को समान वेग से, बेटा अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट ही पे रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। ये तब पॉसिबल है जब उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है 0 न्यूटन। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है संतुलित बल, 0 न्यूटन। कह रहा है जैसा है वैसा ही बना रहे, मतलब इनर्शिया में बना रहे, और इनर्शिया में बनने के लिए आपको बैलेंस्ड फोर्स चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। देखो तुमसे क्या कह रहा है कि एक वाटर टैंकर है। चलो आओ क्वेश्चन में बना ले वाटर टैंकर, क्वेश्चन में वाटर टैंकर बना ले। और ये वाटर टैंकर जो है हम इसको भर दिए हैं 2/3 तक, ठीक है। 2/3 तक हम इसको पानी से भर दिए हैं। ये चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब समान गति से, ठीक है। समान गति से चल रहा है। अगर समान गति से चल रहा है मतलब इनर्शिया से चल रहा है, समान गति से चल रहा है मतलब इनर्शिया से चल रहा है, ठीक है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अचानक ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाए मतलब आप इस पर क्या किए? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए, असंतुलित बल लगाए। तो ब्रेक लगाने पर क्या हुआ? ब्रेक लगाने पर इसका इनर्शिया टूटा,
ब्रेक लगाने पर क्या हुआ, ब्रेक लगाने पर इसका इनर्शिया टूटा, यानी कि ये जो टैंकर है ये टैंकर रेस्ट पे आ जाएगा, टैंकर रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तुम ब्रेक लगाए तो जो पानी का टैंकर है वो रेस्ट पे आ गया, लेकिन पानी का इनर्शिया बना रहा, पानी का इनर्शिया बना रहा, इनर्शिया ऑफ मोशन बना रहा, जिस वजह से पानी आगे की ओर छलका, जिस वजह से पानी क्या हुआ, आगे की ओर छलक गया। इट इज लाइक कि तुम ट्रेन में खड़े हो या बस में खड़े हो, अचानक से ब्रेक लगता है तो तुम आगे की ओर झुक जाते हो, तुम आगे की ओर झुक जाते हो, समझे। तो जैसे आप ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने पर टैंकर तो रेस्ट में आ गया, लेकिन पानी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहा और उस वजह से वो आगे छलक गया, आगे छलक गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का, आंसर दो, छुट्टी करो। कल थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताने के लिए और फिर ये खत्म हो जाएगा। आज रात में 9 बजे यूट्यूब पे क्लास होगी, बहुत लंबा गैप हो गया है यूट्यूब से, आज यूट्यूब पे क्लास होगी तो तुम लोग कर सकते हो, जिनको आना होगा वो आ सकते हैं। बी और सी, वाह, क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन ने, बल्लेबाज ने गेंद को मारा, लेकिन थोड़ी देर के बाद गेंद रेस्ट पे आ गई। ठीक है, गेंद चली चली चली, भाई क्रिकेट सब देखते हो, थोड़ी देर के बाद गेंद रेस्ट पे आ गई। ठीक है बेटा, अगर इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगता तो गेंद रेस्ट पे आती क्या, अगर इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगता तो गेंद रेस्ट पे आती, कहोगे नहीं मैम तब गेंद रेस्ट पर नहीं आती, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स में तो इसको चलाता ही रहता। गेंद रेस्ट पर आ गई क्योंकि इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, असंतुलित बल लगा, है ना। और वो कौन लगाया, वो फ्रिक्शन लगाया, वो फ्रिक्शन लगाया। जैसे ये बॉल आगे बढ़ने की कोशिश किया, फ्रिक्शन इसको पीछे खींचने की कोशिश किया। ठीक है, तो गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक फोर्स लगाया गया, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। ठीक है, चलिए बस, कल थोड़ा देर, कल भी क्लास है आपकी और कल भी इसी टाइम क्लास है। ठीक है, कल हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, यूट्यूब पे क्लास रेगुलर लीजिए बेटा, कोशिश यही रहती है, लेकिन पूरा दिन एप्लीकेशन पे क्लास लेते लेते हम बहुत थक जाते हैं, और जब से दंगल बैच शुरू हुआ है बहुत शाम हमारा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बिजी हो गया है ना। तो आप लोगों को पहले भी बता चुके थे कि यूट्यूब हम नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, बहुत लोड बहुत बढ़ गया है। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग। ठीक है, शाम में जो भी क्लासेस हैं वो आपकी होंगी। ओके।